नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बायोस्कोप में। सिटी स्कैनर के साथ मैं हूं आसिया। लगातार झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में एक सीटों पर हम उसे स्कैन कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं उस सीट का मिजाज क्या है, उस सीट का नेचर क्या है और उस सीट पर समीकरण क्या है, और खासकर 2024 में उस सीट पर मुकाबला किस तरह होने वाला है, कौन दिग्गज आमने सामने होंगे। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले गढ़वा सीट की। गढ़वा विधानसभा सीट पर कैसा है मुकाबला और यहाँ की जनता किसे जिताती रही है और क्यों जिताती रही है, कौन से समीकरण इस सीट में काम करते हैं। गढ़वा में मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। अब उनके मुकाबले में कौन चुनावी मैदान में है और कैसा मुकाबला इस बार नजर आएगा। हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जुड़े हुए हैं। रंजन जी, आज गढ़वा की सीट को स्कैन करते हैं, क्या दिखता है स्कैन करने पर, क्या यहाँ के समीकरण है, इस सीट का मिजाज क्या है? देखिए, अगर इस सीट के मिजाज को देखें और गढ़वा की सीट को स्कैन करें तो सबसे पहले जो चीज़ दिखती है वो दिखती है कि 1980 तक गढ़वा में कांग्रेस का दबदबा था और यही वजह है कि 1980 तक जो है कांग्रेस ने ये सीट 5 बार जीती थी। लेकिन 1985 से इसकी फिजा बदल गई। आखिरी बार कांग्रेस ने ये सीट 1980 में जीती थी और फिर 1985 से चीज़ें बदलने लगी और फिर उसके बाद रंका राज परिवार का समय आया। पहले गोपीनाथ सिंह जिन्होंने कि 2 बार चुनाव जीता बीजेपी के टिकट पर, और फिर उसके बाद उनके पुत्र गिरिनाथ सिंह जो है उन्होंने यहाँ से चुनाव जीतना शुरू किया। 1993 में बाई इलेक्शन, फिर 1995 में, फिर 2000 में वो लगातार जीतते गए और कुल 4 बार जो है उन्होंने ये सीट जीती। तो चीज़ें बदलती रहीं, पहले कांग्रेस का दबदबा, फिर बीजेपी आपको कुछ समय तक दिखता है, फिर उसके बाद पूरी तरह से ये जो है लालू यादव का जो एक इफेक्ट था वो गढ़वा में आपको देखने को मिला। और फिर इन सब के बीच जेएमएम की एंट्री होती है थ्रू मिथिलेश ठाकुर। ये 2009 की बात है और तब मिथिलेश ठाकुर बहुत कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन वो लड़ते रहे, हर चुनाव के साथ अपने वोट बढ़ाते रहे और 2019 में उन्होंने अपना वोट इतना बढ़ा लिया कि वो चुनाव जीत गए और गढ़वा के विधानसभा के इतिहास में पहले व्यक्ति बने जिन्होंने कि 1 लाख से ज्यादा वोट लाए। तो गढ़वा को जब आप स्कैन करते हैं तो ये सारी चीजें आपको दिखती हैं राजनीतिक रूप से। रंजन जी, समीकरण को अगर गौर करें, क्योंकि हर सीट का अपना समीकरण होता है और वो समीकरण ही किसी प्रत्याशी को जीत हार का मजा चखाता है। गढ़वा सीट पर समीकरण क्या है जो किसी प्रत्याशी को जिताने के लिए काफी होता है और क्या वही समीकरण इस बार भी दिखेगा? देखिए, गढ़वा का जो चुनावी समीकरण है वो समय के साथ बदलता रहा। जातियां वही रही लेकिन जो वोट करने का पैटर्न रहा वो अलग रहा। पहले जो आपको मुस्लिम होते थे, जो ट्राइबल्स होते थे, जो एससी होते थे, वो कांग्रेस को वोट करते थे। फिर चीज़ें बदली, काउंटर पोलराइजेशन हुई और उसके बाद बीजेपी ने यहाँ से अपना दबदबा जो है वो बनाया। लेकिन फिर उसके बाद माई समीकरण यहाँ पर काम करने लगा, जहाँ पर के मुस्लिम, यादव और गिरिनाथ सिंह खुद राजपूत हैं, तो फिर वो वोट उनके साथ ऐड ऑन होता रहा और फिर उन्होंने सफलता का स्वाद चखा। और फिर जब से जेएमएम का इस क्षेत्र में जो है प्रवेश होता है उसके बाद से जेएमएम की सफलता का जो एक फार्मूला है, आम मतलब आदिवासी और मुस्लिम, तो वो एक साथ इकट्ठा आया मिथिलेश ठाकुर के साथ और साथ में उनके सजातीय वोटर्स आए और उन्होंने ये सीट जो है पहली बार 2019 में जीती। लेकिन इन सब के बीच चूंकि ब्राह्मणों का यहाँ पर एक वर्चस्व रहा है और उनकी संख्या बहुत अच्छी है, तो बीच में 2 बार सत्येंद्र तिवारी भी जो है वो जीतने में सफल रहे। एक बार बाबूलाल मरांडी की जो पार्टी थी जेवीएमपी उससे, और फिर एक बार जो है उन्होंने बीजेपी के टिकट पर यहां से चुनाव जीता। लेकिन जो पिछला चुनाव 2019 में हुआ तब जो है मिथिलेश ठाकुर ने सत्येंद्र तिवारी को शिकस्त दे दी और अब इस बार बीजेपी ने फिर से सत्येंद्र तिवारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। मिथिलेश ठाकुर ने आज अपना नॉमिनेशन कर दिया है, तो सत्येंद्र तिवारी के पास अवसर है कि वो अपनी पिछली हार का हिसाब चुकता करें और
मिथिलेश ठाकुर चाहते हैं कि वो अपनी जीत दोहराएं, लेकिन इन सब के बीच जो एक फैक्टर इस बार काम कर सकता है वो है आपको गिरिनाथ सिंह का। अगर वो चुनाव लड़ते हैं यहां से, तब फिर यहां का मुकाबला पूरी तरह से त्रिकोणीय हो जाएगा और मुकाबला ऐसे में वोटों का बंटवारा किस तरह होगा? जिस समीकरण की बात हम कर रहे हैं, ये तीनों दिग्गज अगर चुनावी मैदान में आमने सामने हैं, तो फिर कैसे ये पूरा समीकरण होगा और कैसे वोटों का बंटवारा हो सकता है? आकलन करके ही कोई भी पार्टी अपने कैंडिडेट का चयन करती है, तो क्या आकलन रहा, वोट कैसे बटेंगे? देखिए, एक चीज आप देखिएगा, जब आप इसे स्कैन कीजिएगा गढ़वा को, और जिन 3 प्रत्याशियों की मैंने बात की कि बीजेपी का कैंडिडेट हो, आरजेडी से गिरिनाथ सिंह हो और जेएमएम से मिथिलेश ठाकुर हो, तो हमने ये चीज देखा है कि जब जब गिरिनाथ सिंह चुनाव लड़े हैं तब जो है मिथिलेश ठाकुर तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। ये 2009 और 2014 की बात है। पिछली बार जो है ये सीट गठबंधन में जेएमएम के पास चली गई थी और तब जो है आपको गिरिनाथ सिंह ने चुनाव नहीं लड़ा था, तो बिल्कुल एक तरफा जीत जो है वहां पर मिथिलेश ठाकुर को मिला। इससे ये बात तो पता चलती है कि कुछ वोट ऐसे हैं जो जेएमएम और आरजेडी के कॉमन हैं और इसमें कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं है। वो वोट जो है अल्पसंख्यक वोट है जो कि पहले आरजेडी को जाता था। अब अगर दोनों दल होते हैं तो फिर उनके सामने एक चुनाव की स्थिति आ जाती है कि पहले वो आकलन करें कि कौन सा प्रत्याशी बीजेपी को हराने की स्थिति में है और तब उसे वोट करें। तो उसमें कई बार अगर मान लीजिए कि अनुमान लगाने में गलती होती है, चूंकि हर किसी का अपना अनुमान होता है, तो उसके अनुसार वोटों का बंटवारा हो जाता है। और जब वोटों का बंटवारा होता है तो आप ये देखते हैं कि जो यहाँ पर राजपूतों की हम बात करते हैं जो लगभग 9-10% के आसपास हैं, और वो वोट जब गिरिनाथ सिंह की तरफ चला जाता है तो फिर उनकी स्थिति अच्छी हो जाती है और फिर वो दूसरे नंबर पर आ जाते हैं। दूसरी तरफ मिथिलेश ठाकुर का जो भरोसा है वो क्या है कि यहाँ जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं वो देखिए लगभग 16% के आसपास हैं और जो मुस्लिम हैं वो 20% हैं। तो इस 20% पर अगर गिरिनाथ सिंह चुनाव लड़ते हैं तो उनकी भी नजर होगी और मिथिलेश ठाकुर की भी नजर होगी। तो अब ये 20% किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है उसके आधार पर ही मुख्य मुकाबले में कौन रहेगा वो तय होगा। क्योंकि बीजेपी का वोट एक तरफ जो है वो बिल्कुल इंटैक्ट है, जो उसका वोट कोर वोटर है वो उसके साथ रहेगा, चाहे आप जो हम कहते हैं कि बनिया वोटर्स जो होते हैं वो उनके साथ हैं। उच्च जाति में वोटों में यहाँ बंटवारा दिखेगा, क्योंकि आप देखिए मिथिलेश ठाकुर भी ब्राह्मण हैं, सत्येंद्र तिवारी भी ब्राह्मण हैं, तो जो ब्राह्मण यहाँ पर आपको दिखते हैं 5-6%, उनके मतों में बंटवारा होगा, फिर राजपूत मतों में बंटवारा हो सकता है। तो उच्च जाति के भी वोट बटेंगे, लेकिन जो बीजेपी का कैडर वोट है वो एक तरफ पड़ेगा। तो जब ट्रायंगुलर मुकाबला होगा तो कोई भी प्रत्याशी जो 35-37-38% वोट ले आएगा उसके जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन जब आमने सामने की लड़ाई अगर होती है तब वैसी परिस्थिति में जो आमने सामने की लड़ाई में रहेगा बीजेपी से उसकी संभावनाएं जो है वो प्रबल हो जाएंगी। लेकिन देखिए गठबंधन के तहत इंडी फोल्डर यहाँ पर चुनाव लड़ेगा और ऐसे में बिना प्रत्याशियों की सूची जारी किए मिथिलेश ठाकुर ने नॉमिनेशन कर दिया है जेएमएम के सिंबल पर। तो ऐसे में अब क्या राजद बैकफुट पर है या फिर राजद यहाँ से एक फ्रेंडली फाइट करेगा और गिरिनाथ सिंह यहाँ से कैंडिडेट होंगे, या फिर अगर राजद मना करता है या टिकट नहीं देता तो क्या गिरिनाथ सिंह निर्दलीय चुनावी मैदान में होंगे? देखिए ये गिरिनाथ सिंह को फैसला लेना है, क्योंकि ये तो तय है कि अगर इंडिया गठबंधन में ये सीट जेएमएम को जाता है तो जेएमएम का ही प्रत्याशी होगा, आरजेडी से कोई प्रत्याशी नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद बिहार में भी चुनाव होना है। तो इस तरह की परिस्थिति जो है बनाने की कोशिश आरजेडी के तरफ से नहीं होगी। तो ये बात तय है कि अगर जेएमएम को ये सीट गई तो फिर जेएमएम ही चुनाव लड़ेगा, आरजेडी का कैंडिडेट नहीं होगा। फिर वैसी परिस्थिति में गिरिनाथ सिंह को तय करना होगा कि वो क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, और निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो उन्हें कितना साथ मिलेगा अपने वोटर्स का। अभी जो खबर है एक नोट एक वोट अभियान के साथ गिरिनाथ सिंह जो है वो एक अभियान चला रहे हैं,
तो इससे लगता है कि शायद वो चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं। लेकिन गिरिनाथ सिंह चुनाव लड़ेंगे तो आप मान कर चलिए कि अगर वो निर्दलीय भी लड़ेंगे तो उनका एक इम्पैक्ट रहा है, तो वो एक ट्रायंगुलर फाइट जो है यहाँ पर बना सकते हैं। वैसे मिथिलेश ठाकुर एक मंत्री के रूप में काम करते रहे हैं, उनकी क्षेत्र में एक अलग पहचान बन गई है। उनका दावा है कि उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं अपने क्षेत्र के लिए और आगे भी करते रहना चाहते हैं। और जो सरकार के मंत्री थे उसमें प्रभावशाली मंत्रियों में उनकी गिनती होती है। तो मैं हमेशा कहता हूं और मुझे लगता भी है, एक जनता के लिहाज से भी आप सोचें कि अगर आपके क्षेत्र का मंत्री होता है तो आपको एक लस्ट होता है कि अगर मेरा जो विधायक बनेगा वो मंत्री बन जाएगा। तो ये बात सबके मन में होती है, ये बात कि अगर जेएमएम चुनाव जीतता है तो ये तय है कि मिथिलेश ठाकुर मंत्री फिर से बन जाएंगे। तो ये चीजें जो है जनता उसे किस तरह से लेती हैं, या चूंकि गिरिनाथ सिंह का पिछली बार टिकट कटा था, इस बार फिर आरजेडी को ये सीट नहीं मिली, तो क्या एक सिंपैथी उनके प्रति होगा। और तीसरी तरफ आप देखिए कि सत्येंद्र तिवारी चूंकि 2014 में जीते, 2009 में जीते, 19 में हारे हैं, तो इसका मतलब है कि उनका भी क्षेत्र में प्रभाव है और वो चाहेंगे कि हर हाल में वो कमल खिलाएं और एक बार फिर से रांची विधानसभा में पहुंचे, झारखंड की विधानसभा में पहुंचे। तो तीनों के इरादे बहुत साफ हैं और इसलिए जब तीनों के बीच मुकाबला होगा तो उसे मुकाबला मत कहिए, वो घमासान होगा और जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी तीनों के बीच में और एक दिलचस्प मुकाबला होगा। गढ़वा एक हॉट सीट हो जाएगी, ये मानकर चलिए। तो देखना है कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल अगर आप पिछले 4 चुनाव की बात करें झारखंड बनने के बाद 2005 से, तो एक और ट्रेंड देखने को मिलता है कि गढ़वा ने हर बार जो है पार्टी बदल दी है, विधायक नहीं बदला है, पार्टी बदल। 2009 में भी सत्येंद्र तिवारी विधायक थे, 2014 में भी, लेकिन एक बार जेवीएम पे, एक बार बीजेपी पे, और उससे पहले आप 2005 में आइए तो गिरिनाथ सिंह, 2009 में आपको ये सत्येंद्र तिवारी जेवीएमपी, और फिर 2014 में बीजेपी और फिर 2019 में जेएमएम। तो हर बार पार्टी जो है यहां बदल रही है झारखंड बनने के बाद। हालांकि उससे पहले लगातार चुनाव जीतने में सफल रहे थे गिरिनाथ सिंह, तो वो एक अलग ये है। और यहां पर रंका राज परिवार का आप कह सकते हैं कि एक बोलबाला रहा है। 4 बार विधायक रहे हैं गिरिनाथ सिंह और 4 बार उनके पिता भी रहे हैं, 2 बार बीजेपी के टिकट पर, 1 बार स्वतंत्र पार्टी के टिकट पर और फिर 1 बार भारतीय जनसंघ से। ये 60s की बात है, 2 बार 60s में और फिर 2 बार जो है आपको एक 85 और एक 90 में। तो 4 बार गोपीनाथ सिंह भी रहे हैं और 4 बार गिरिनाथ सिंह भी रहे हैं। तो ये इसका इतिहास है। लेकिन आप मानकर चलिए कि एक त्रिकोणीय मुकाबला अगर होता है तो बहुत कांटेदार मुकाबला होगा, कांटे का मुकाबला होगा और उसमें जीत किसी के हाथ भी लग सकती है। तो गढ़देवी के गढ़ गढ़वा में बेहद दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है और देखना है कि अब राजद क्या यहां से अपना उम्मीदवार उतारता है या फिर गिरिनाथ सिंह यहां से निर्दलीय चुनावी ताल ठोकते हैं, ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा।